है वो नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल यानी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कक्ष, इसका ऑफिशियल एनजीओ है। हम लोग तंबाकू व्यसन मुक्ति का काम करते हैं। अभी तक हमने 8,500 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स को काउंसिल किया है और 10,000 से भी ज़्यादा स्कूल स्टूडेंट्स का चेकअप करके उनको ओरल हाइजीन यानी मुख स्वास्थ्य के बारे में उनकी जन जागृति की है। लाइफ फाउंडेशन ये हम 8 लोगों ने मिलकर शुरू किया हुआ उपक्रम है और इसमें हम लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ड्यूरिंग द कोविड, आई एम वेरी थैंकफुल कि वो कोविड अभी नहीं है, बट जो भी पेशेंट्स आइसोलेशन में थे या डिप्रेशन या बहुत दुख में थे पोस्ट कोविड, उनको काउंसलिंग या उनको मोटिवेट करने का काम हम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अलग अलग तरह से हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद योगा और कोविड से कैसे बाहर आया जाए, इस पे हम लोग काम करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड, हम लोग कंपनीज में जा जाके अनऑफिशियली मतलब एक अनऑफिशियल गैदरिंग करते हैं वर्कर्स का, और इस तरह हम लोग वन टू वन काउंसलिंग करने की जगह समूह में काउंसलिंग करते हैं। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तक 1,500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना तंबाकू और उनके तंबाकू जन्य पदार्थों को छोड़ दिया है। और हम लोग शॉप फ्लोर पे या कैंटीन में जाके उनका काउंसलिंग करते हैं। चिल्ड्रन को भी काउंसलिंग करते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जहां हम स्कूल टीचर्स को काउंसलिंग करते हैं कि मुंह में अगर यदि बच्चों को कीड़ा लगता है तो उसको कितना जल्दी हम पता कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को बता के बच्चों का ट्रीटमेंट जल्दी किया जा सके। हम लोग वी आर एसोसिएटेड विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जैसे एलोरा में ये पेस फाउंडेशन है, प्रथम अरोरा सेंटर फॉर एजुकेशन, उनके साथ काम। उसके बाद परकिंस कंपनी के जो एनजीओ हैं उनके साथ काम। अलग अलग एनजीओ के साथ मिलके हम लोग ये काम करते हैं। एंड जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट है या जेएनईसी कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में भी हमारा ये काम और ये लेक्चर सेशंस रखते हैं हम लोग। और अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो हमारे सबके फेवरेट्स हैं, ये दोनों, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस, तो हमें सबको लगता है कि ये जो स्माइल है ये ऐसे ही मिल जाती है। ये स्माइल ऐसे ही नहीं मिलती। ये स्माइल लाने के लिए या तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, या तो मैं आज जो लेक्चर में बता रहा हूँ वो सिंपल टिप्स और ट्रिक्स अगर आप यूज करेंगे तो आप हमसे दूर रह सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत सारे डेंटिस्ट को शायद पसंद नहीं आएगा, तो ये लेक्चर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपको हमारी सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। तो ये सीढ़ियां न चढ़ने के लिए, इतनी अच्छी सुंदर स्माइल रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले, उससे पहले जानते हैं कि हमारे मुंह का क्या क्या पार्ट्स होते हैं मुंह के। तो गम्स हैं, टीथ हैं, उसके बाद जीभ है, मसूड़े हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे मुंह के। तो और दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं मुंह में। जैसे सामने के दांतों को इंसाइजर कहते हैं, उसके बगल के दांत को हम लोग कैनाइन या सूड़े दांत कहते हैं, उसके बगल को हम प्रीमोलर कहते हैं, जिसे उपदाढ़ें ऐसा ये नाम दिया गया है। और फिर उसके पीछे रहती हैं दाढ़ें। और नॉर्मल दांत अगर देखें तो इस तरह के 3 पार्ट्स होते हैं उसके मेनली, या मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो 3 थरं असतात। तर पहला जो पार्ट है उसे हम एनामल कहते हैं। ये रिप्लेनिश नहीं होता, अगर ये डैमेज हो गया ये वापस नहीं ला सकते। दूसरा लेयर है डेंटिन। डेंटिन और अंदर का सबसे जो लेयर है जिसमें रक्तवाहिनी और नसों का प्रवाह रहता है, वो उसे कहते हैं पल्प। डेंटिन और पल्प जो रहते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। एनामल जो रहता है वो हमारा इंसुलेशन करता है, मतलब बाहर की चीजों से, गरम, ठंडा, मीठा, इससे वो हमारे दांत की रक्षा करता है। बहुत जोर से दांत घिसणे, जैसे हम लोग, जैसे बर्तन और भांडी आपण घासतो तसं आपण नॉर्मली दात घासतो, पण याच्याने आपला एनामल जो आहे तो वी लूज द एनामल, यानी हम वो एनामल को घिस देते हैं। या दंत जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, दंत मंजन जो होता है, वो बहुत जोर से रगड़ने से, अगर आप दंत मंजन धीरे यूज करते हैं तो ठीक है, पर अगर आपका दंत मंजन बहुत खुरदरा है तो वो एनामल को पूरी तरह घिस देगा। इसलिए आज के समय के लिए दंत मंजन बहुत इम्पॉर्टेंट टूल नहीं है हमारे दांतों को स्वच्छ रखने के लिए। टूथपेस्ट और टूथब्रश आज के जमाने के लिए बेस्ट मेथड है हमारा दांत साफ रखने के लिए। बट क्या ये इकलौता मेथड है? नहीं, और भी मेथड्स हैं जिसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगा। और दांत का जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास, दांत डायरेक्टली हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसके आसपास एक कुशन रहता है जिसे पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर गम्स का कवरिंग रहता है। तो जनरली
मुंह में दो ही प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो दांत में कीड़े लगने के प्रॉब्लम, और दूसरा होता है गम्स के यानी मसुडों के प्रॉब्लम, जिसको हम लोग नॉर्मल म्हणजे सोप्या भाषेत आपण त्याला पायरिया असं नाव पण देतो, जिसे हम लोग नॉर्मल हिंदी में पायरिया यानी मसूड़ों में से पस निकलना। ये बहुत कॉमन क्यों है? अगर आपको विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी या विटामिन बी 12 की कमी है, या आपको एनीमिया है, तो आपको पायरिया की तकलीफ हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो आजकल हमने कोविड में देखा है वो ये है कि जब पेशेंट को बहुत सारा स्टीरॉइड्स दिया गया है ड्यूरिंग रिकवरी, कोविड से रिकवर करते हुए, या अगर आपका डायबिटीज ट्रिगर हो गया है स्टीरॉइड थेरेपी लेने से, या आप डायबिटिक हैं, तो भी आपको मसूड़ों की शिकायतें बहुत देखने को मिलेंगी। और बहुत से ऐसे भी केसेस हैं जिनको हमने डायग्नोस किया है हमारे क्लिनिक में, जिनको पता नहीं था कि उनको डायबिटीज या शक्कर की बीमारी है, पर वो मसूड़े देख के हमने एक्सरे करने के बाद जब रक्त तपासनी करते हैं तो पता चलता है। तो गम्स की हेल्थ कैसे रखनी, दांत को कैसे मेंटेन करना, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सबसे पहला मिथ और मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में ये है कि मिल्क टीथ यानी दूध के दांत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गिरने ही वाले हैं, ये सड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर बच्चे को दांत में दर्द है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, दवाइयां देके, एंटीबायोटिक देके, पेन किलर देके, दवा देके उसको शांत कर दो, स्वेलिंग को कम कर दो, और वो सड़ा हुआ दांत मुंह में रहने दो। ऐसा नहीं है। दूध के दांत हमारे परमानेंट दांत के पालक होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके दिशा दिखाने से या उनके सपोर्ट से ही परमानेंट दांत बाहर आता है। जैसे हम हमारे माँ बाप होते हैं वैसे ही दूध का दांत भी होता है। दिखते छोटे हैं, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, वैसा वाला हिसाब है। पर ये एक धारणा है लोगों में कि दूध के दांत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हुए देखा है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा बच्चा खा नहीं रहा है तो विटामिन की गोली दे दो, अच्छा बच्चा फिर भी खा नहीं रहा है तो उसको इंजेक्शन सलाइन लगा दो। पर बच्चा खा क्यों नहीं रहा है, अगर हम मुंह खोल के देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के दांत सड़े हुए हैं। जब बच्चों के दांत सड़े हुए रहते हैं तो बच्चे वो कीटाणु रोज पेट में भी उनके पेट में भी जाता है। दूसरा, अगर वो दांत सड़ गए तो उनका जो इन्फेक्शन है वो, जैसे दूध का दांत है, वो दूध के दांत से परमानेंट दांत में पहुंचने को ज्यादा समय नहीं लगता। ये दूध का दांत तो टूट फूट के गिर जाएगा, पर जब परमानेंट दांत बाहर आएगा तो वो सड़ा हुआ आएगा। इसलिए दूध के दांतों का संरक्षण करना हमारा फर्ज है। जैसे हम एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं, जैसे किसी की तबीयत, जैसे मेरी बेटी की तबीयत खराब है तो मैं विनोद भाई के पास ले जाता हूँ बिकॉज ही इज अ पीडियाट्रिशियन, वैसे बच्चों के दांत में जब इश्यूज आते हैं तो एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना, आपके डेंटिस्ट को कंसल्ट करना ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप हम ये फर्स्ट पहला वाला फोटोग्राफ देखें तो आपको दिखेगा कि ये सारे दूध के दांत हैं, उसके नीचे परमानेंट दांत आ रहे हैं। इस तरह के परमानेंट दांत डायरेक्टली नहीं आते, ये सब दूध के दांतों के नीचे पनपते हैं। आप ये एक्सरे भी देख सकते हैं, आपको एक्सरे देख के भी अंदाजा आएगा। ये एक्सरे है एक 10 वर्षीय, 8 या 10 वर्षीय बच्चे का, बिल्कुल दांतों की दुकान दिखेगी आपको, इतने सारे दांत दिखेंगे। तो ये दांत आपको बताएंगे कि दूध के दांत के नीचे परमानेंट दांत आ रहे हैं, इसलिए दूध के दांत का जो भी इन्फेक्शन है वो परमानेंट दांत में एक बार फैल गया, परमानेंट दांत गया। दूसरी जो मिथ्या है वो ये है कि जब पेरेंट्स इस तरह का या माँ बाप ऐसे ऐसे दांत देखते हैं मुंह में तो डर जाते हैं, वो उनको लगता है कि बाप रे बहुत एक्स्ट्रा दांत आ रहे हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स डर के मारे कुछ परमानेंट दांत भी निकलवा देते हैं, उनको लगता है बहुत सारे एक्स्ट्रा दांत आ गए। ये एक्स्ट्रा दांत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जबड़ा कभी कभी मम्मी का मिलता है और दांत पप्पा के। अब जब ये प्रॉब्लम होता है तो छोटे से बेंच पे सारे बड़े बड़े लोग एडजस्ट करके बैठने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये बहुत कॉमन इशू है, ये डरने की बात नहीं है। आप आपके डेंटिस्ट को कंसल्ट करेंगे, वो एक्सरे निकालेंगे। इसमें इतना ही है कि जो परमानेंट दांत होते हैं वो नॉर्मल दांत के पीछे से बाहर आते हैं। कभी कभी किसी कारणवश जो परमानेंट दांत हैं वो दूध के दांत को ढकेल नहीं पाते पूरी तरह, तो वो अपने आप जगह बना के आ जाते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर यदि वो दांत अपने आप नहीं गिरेंगे तो वो दांत धीरे धीरे नहीं गिरे तो हम उसे निकाल भी सकते हैं कुछ समय बाद। पर ये निकालने का जो डिसीजन है ये डॉक्टर का होना चाहिए, नॉट अस। दूसरा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम जो देखते हैं बिटवीन 8 years to 12 years, इसे हम लोग अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं।
अगली डकलिंग स्टेज मतलब क्या, जब बच्चा 6, 7, 8 साल का होता है, लड़का या लड़की, तो उसके परमानेंट सामने के दांत आ जाते हैं, जो नॉर्मल दांत से ऑलमोस्ट तीन, जो जो दूध के दांत से ऑलमोस्ट तीन तीन गुना रहते हैं। आपने ये फोटो में अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज दिख रहा है। बहुत सारी मम्मियां लेके आती हैं अपने बेटों को, बोलती हैं कि अरे इतना सुंदर दिखता था मेरा बच्चा, अभी ऐसा एकदम खेवड़ा और अजीब गरीब क्यों दिख रहा है बिल्कुल। तो रीजन ये है कि वो परमानेंट दांत आ गए हैं, बट जो जॉज है ना, वो जॉज पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं। तो धीरे धीरे जैसे सुड़े दांत आएंगे, इन अ पीरियड ऑफ 12 to 13 years ये दांत की सेटिंग हो जाती है। तो अगर क्लिप्स की आवश्यकता है तो वो 13 साल के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे जैसे सुड़े आएंगे वैसे वैसे वो दांत का स्पेस कम हो जाएगा और वो दांत अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अगली डकलिंग स्टेज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8 से 12 साल की उम्र के बीच में होता है। मम्मियाँ खासकर मैं उनको बता रहा हूँ, डरिए मत, आपकी बच्चियां और बच्चे सब लोग, आप भी यही स्टेज से गुजर चुके हैं, तो बहुत डरने की बात नहीं है। तो कब आते हैं दूध के दांत? तो 6 से 10 महीने के बीच में पहले नीचे के दांत आते हैं, उसके बाद बाकी सब दांत आना शुरू होते हैं। और परमानेंट दांत जो है वो 6 साल के अप्रोक्सीमेटली उम्र में नीचे के पहले 2 इंसिजर्स यानी सामने वाले दांत आते हैं, फिर धीरे 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 सारे दांत आना शुरू होते हैं। बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको और हमें बच्चों के दांतों को या दूध के दांतों को मुंह में कम से कम 11 से 12 साल तक रखना है। ये सोच के साथ ही अप्रोच कीजिएगा कि वो दांत जो पेन कर रहा है आज, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं। क्योंकि वो दांत अगर मुंह में नाही है तर काय होतं की जर तुम्ही लवकर उपटलं किंवा तो दात तुटला तर आजूबाजूचे दात कोसळतात. एकदा ते कोसळले की मग परमनंट दात बाहेर यायला खूप त्रास होतो. एकतर ते वाकडे निघतात किंवा येत नाही, ते अडकले असतात. मग त्यांना बाहेर काढणं क्लिप्सनी खूप अवघड काम आहे. सेकंड मिथ्या जो है कि दांत की साफ सफाई डेंटिस्ट से करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा एनामल लेयर घिस देते हैं। ऐसा नहीं है। जब मैंने डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था आज से 18 या 19 साल पहले, नहीं मे बी no, सॉरी 22 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली ईयर्स अगो, उस समय ड्रिल बिट से दांतों को साफ किया जाता था। अब पिछले 20 साल से ऐसा नहीं है। अभी अल्ट्रासोनिक मशीन से दांत को साफ होते हैं, एनामल लेयर को कोई धक्का नहीं पहुंचता। बिल्कुल बिना डरे, बिना टेंशन लिए डेंटिस्ट के पास जाके साफ कीजिए। हम सबके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है। हम लोग रोज 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को की साफ सफाई करते हैं, उसे हम लोग ब्रशिंग की उपमा देंगे। जैसे आप रोज ब्रश करते हो वैसे आप गाड़ी साफ करते हो, पर हर 6-8 महीने के बाद हम गैराज में ले जाते हैं उसको। तो वैसे ही हमें डेंटिस्ट के पास जाना अनिवार्य है। हमने जाना चाहिए, जाके अपने दांत दिखाने चाहिए। 6 से 8 महीने में अपने दांतों की मसूड़ों की क्लीनिंग करना जरूरी है। भले ही आपको क्लीनिंग की जरूरत ना पड़े, पर आप एक बार जाके जब चेक कराएंगे तो इससे पता चलेगा कि दांतों में कोई और सड़न या कोई तकलीफ तो नहीं है। तो डेंटिस्ट के पास क्लीनिंग कराने से कोई तकलीफ नहीं होती। सो डेंटिस्ट आर फन, डेंटिस्ट आर ग्रेट, मेक एन अपॉइंटमेंट, डोंट बी लेट। देखिए इस तरह से सूजन आती है। और आजकल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो बच्चे पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, केक्स इसके माध्यम से सेवन कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम मुझे 30 के बाद पेशेंट्स के मुंह में दिखती थी, आज वो 6, 8, 9, 12 साल के बच्चों में भी दिखती है, जिसे हम लोग पायरिया कहते हैं। ये सिर्फ कीटाणुओं को दोष देने से नहीं होगा। इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जाके जब मसूड़े पे जाके चिपकते हैं, तब वो चिपकने की वजह से उसके ऊपर कीटाणु हमला करते हैं, बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम लोग आम्ल भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये मसूड़े नीचे घिसना शुरू होते हैं। एक बार मसूड़े नीचे चले गए तो उसके साथ साथ हड्डी भी चली जाती है, और इस तरह की सूजन ये यहाँ से यहाँ होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सारा प्रॉब्लम पायरिया में कन्वर्ट होता है, और एक बार पायरिया में कन्वर्ट हो गया तो ये दांत कुछ समय बाद हिल के गिर भी सकते हैं। और हाँ, हमने बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखा है। तो इसको निग्लेक्ट ना करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाके रूटीन क्लीनिंग करवा लीजिए। सिर्फ कीटाणुओं के ऊपर दोष देके कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा मिथ या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ चॉकलेट खाने से दांत सड़ते हैं। नहीं, आज के जमाने में जैसे मैंने आपको कहा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग जिसे हम लोग
पिज्जा, बर्गर, पास्ता या केएफसी या मैकडोनल्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डोनट या डोनट के ऊपर जो क्रीम लगा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मत खाइए, पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये खाने के बाद आपका कर्तव्य है कि आप वो दांत को बिना पेस्ट लगाए या पेस्ट लगा के ब्रश तुरंत कर देना चाहिए। ये अगर आपके दांतों को चिपका रहा तो इसी तरह वो दांत को खा जाएंगे। और जैसे ये आपको चित्र दिख रहा है, हमारे दांत में एक बार कीड़ा लग गया तो वो कीड़ा बिल्कुल दीमक की तरह फैलता है। पहला लेयर अगर पार कर लिया एनामल का तो वो डेंटिन और अंदर का जो लेयर है जिस ज्याला आपण पल्प म्हणतो, जो आतला थर आहे, तो जीवित थर आहे, तिथपर्यंत जर पोहोचला तर दातामध्ये वेदना होऊ शकतात। मग काही वेळानंतर पूर्ण नसा सडले तर सूज येऊ शकते आणि मग दात एक तर रूट कॅनल ट्रीटमेंट करावं लागेल किंवा तुम्हाला दात उपटावं लागेल। तर हे सगळं होण्यापूर्वी एवढीच विनंती आहे सगळ्यांना की जसं तुम्हाला कीड आढळलं तसं पटकन त्याला डॉक्टरांकडे जाऊन दाखवा आणि जेवढं लवकर होऊ शकतो त्याच्यावर उपचार करावा। Excuse me, हाँ just a second. Someone is scratching on the screen. देखिए ये something serious is happening. अगर आपको interest नहीं है तो please इसमें कोई compulsory नहीं आप रहे. But why are you scratching the screen? हाँ, इट्स Yes, ओके, उनको स्क्रैच Karthik करने में कोई sir. प्रॉब्लम नहीं। So but it is distracting others. Karthik sir, you can continue. Yeah. यस। सो अगर आप ये राइट साइड वाला फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमें लगता है कि दांत का और बाकी चीजों का असर कोई ज्यादा संबंध नहीं है, पर कोविड के दौरान जितने भी म्यूकर माइकोसिस के केसेस आए हैं उसमें हमने ये देखा, मैं एक सर्जन नहीं हूं, मैंने सिर्फ 50 से 60 केसेस देखे और एक 17-18 लोगों का हम लोग ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं। ये लिमिटेड नॉलेज के साथ भी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हर एक को म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस नहीं हुआ है और न होगा। अगर हमें कोविड हुआ या न हुआ आगे मुझे पता नहीं, या होगा मुझे पता नहीं, पर हर एक को म्यूकर माइकोसिस नहीं होता। जो इंसान ने अपने मसूड़ों की, अपने दांतों की, अपने मुंह की म्हणजे काळजी घेतली नाहीये या अपने मुंह को संभाल के नहीं रखा है, उनको म्यूकर माइकोसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिखे हैं और हुए भी हैं। वही पेशेंट्स को म्यूकर माइकोसिस हुआ है जिन्होंने कभी शायद डेंटल चेकअप नहीं कराया हो, जिन्होंने कभी अपने दांत और मसूड़ों को एक बार देखा भी ना हो, जिनके मुंह में बहुत सारे कीड़े ऑलरेडी लगे हो, दांत में ऑलरेडी इन्फेक्शन था, मसूड़ों में ऑलवेज इन्फेक्शन था, उनको म्यूकर माइकोसिस ज्यादा तादाद में हुआ है। उसके बाद ना सिर्फ मुंह की दुर्गंध मुंह में खाना फंसने से होती है, बट आपके हार्ट में, आपके शुगर लेवल्स में, इनफैक्ट आजकल स्टडीज है जो ये भी बता रही हैं कि मतलब लोगों को एरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी जब बच्चा न होने के लिए जो बहुत सारे कारण है उसका भी स्तोत्र जो है वो अपना मुंह है। तो ऐसा कोई भी अवयव आज नहीं है जिसका मुंह से संबंध नहीं है। और इस इट्स इंपॉर्टेंट कि सिर्फ माउथ वॉश यूज कर लिया तो काम हो गया, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ ब्रशिंग कर लिया काम हो गया, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारी चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी पाश्चात्य कल्चर को अडेप्ट किया है, बहुत सारे फॉरेन तरीके के खाने हम लोग ने इंक्लूड किए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, केएफसी हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता, पिज्जा, मैगी, इतनी सारी चीजें जो हमने ऐड की हैं आज हमारे डाइट में। इसके साथ साथ हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो पाश्चात्य कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, जो फ्लॉस यूज करते हैं या जो इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश यूज करते हैं, इसका भी हम यूज करें ताकि हम वो खाना जो दांत के बीच में जाके अटकता है वो निकाल सके। एक और मिथ है लोगों में कि कैल्शियम खाने से हमारे दांत के डीके के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, डेंटल ब्रांच जो है वो सर्जरी जैसी है। अगर आपको पेट में गांठ है तो वो गांठ निकालनी पड़ेगी पता करके कि वो गांठ क्यों आई है। वैसे ही अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, दुनिया में कोई भी प्रणाली नहीं है या कोई भी दवा नहीं है जो बिना ट्रीटमेंट के उसको ठीक कर दे। आज तक मेरे हम्बल 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा कि दवाई दे दी और वो कीड़ा मर गया, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है, ना वो ब्लैकनेस चला गया। अगर वो दांत काला हो गया है, उसमें कीड़ा लगा है, उसका ट्रीटमेंट करना आपका धर्म कर्म कर्तव्य है। वो ऐसे ही ठीक नहीं हो सकता, कैल्शियम सप्लीमेंट खाने से ठीक नहीं हो सकता। आपको बचपन में यदि कैल्शियम की कमतरता हुई होगी, उसके बारे में गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब हमें क्या करना है, डेंटिस्ट के पास जाना है और ट्रीटमेंट करना है। सो
क्या क्या चीजें हैं जो हमें कैल्शियम दे सकती है, जो हमारे बोन्स के लिए या हड्डियों के लिए अच्छी है, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब चीजें हम यूज करेंगे तो जैसे दूध हो गया या दही हो गया या हिरवे भाजी पाले या जैसे हम लोग पालक या मेथी, ये सब खाने से आपके दांत, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से दांत के ऊपर जो लगा हुआ खाना है वो तो निकल जाएगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट समझना है कि इससे आपको आगे शायद कीड़ा नहीं लग सकता, पर आपको जो ट्रीटमेंट कराना है वो जरूरी है। उससे आप और मैं भाग नहीं सकते। जो चीज कैल्शियम खा के स्ट्रांग हो सकती है वो आपकी हड्डियां हैं। कीड़ा लगने के बाद कैल्शियम खा के अपने दांत स्ट्रांग नहीं हो सकते। एक और जो मिथ्या है वो है कि सिर्फ एक बार दांत में ब्रश किया तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो रूल ये है कि जितनी बार आप खाना मुंह में डालेंगे उतनी बार ये दांत ब्रश होने चाहिए। ठीक है, अगर आप पेस्ट लेके हर जगह घूम नहीं सकते तो सिंपल सा ब्रश ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है तो खाना खाने के बाद मुंह में पानी लेके अपने उंगली से भी आप दांत पे लगा हुआ खाना निकाल सकते हैं। पर याद रखिएगा, मैगी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, केक, बिस्किट, ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, नान, पराठा जो हम खाते हैं, वो जाके अगर दांत पे चिपके तो वो पूरी तरह उंगली से नहीं निकल सकते, वो ब्रश से ही निकल सकते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जब वो सोने की कंडीशन में है तो उनका मुंह खोल के अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके एक बार उनके दांतों को पूरा देख लीजिए। दांत में, पीछे के दांत में जा, खासकर जो फर्स्ट परमानेंट मोलर है, आजकल मैं देख रहा हूं कि जो फर्स्ट परमानेंट मोलर है, जो पहली दाढ़ है, वो बहुत जल्दी सड़ जाती है। तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ये जाके दांत के पिछले हिस्से में जाके चिपक जाते हैं, जिस जहां तक हमारा ब्रश पहुंचता नहीं। तो मैं ब्रश के बारे में तो बात बताऊंगा ही, अभी याद दिला देता हूं, ब्रश बहुत महंगा जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी का जरूरी नहीं है। वो ब्रश छोटा या इस तरह का चाहिए, या तो वो ट्रायंगुलर शेप में या छोटा राउंड शेप में, ताकि वो आपके लास्ट दांत के पीछे तक जा सके। ब्रश करना है, हाँ जरूरी है। एक बार करना है, नो, कम से कम 2 बार कंपलसरी है, मॉर्निंग और नाइट। नाइट में तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो ऑलमोस्ट 8-10 घंटे सोते हैं, उसमें मुंह में थूक पूरी तरह जमा रहता है, और अगर खाना चिपका रहा तो वो रात को उसको 8 घंटे मिलते हैं पूरा दांत को खराब करने के लिए। इसलिए रात को ब्रश करना जरूरी है हमें। ब्रश कितने टाइप के आते हैं? बहुत टाइप आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो मीडियम हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। ब्रश मैंने कौन सा यूज करना चाहिए? अगर आपको एसिडिटी की बहुत शिकायत है, आपको रात को घोरने की यानी स्लीप एपनिया की तकलीफ है, तो आपने सॉफ्ट या सेमी सॉफ्ट ब्रश, मैं तो सबको रिकमेंड करता हूं आजकल की सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ही यूज कीजिएगा। क्योंकि हम इंडियंस की आदत है, जैसे हम लोग बर्तन को पीताम्बरी से घिसते हैं, वैसे हम दांत को भी घिस देते हैं। तो न चाहते हुए भी क्या होता है, हमारे स्कूल में ट्रेनिंग हुई है, हमको बोला जाता है नख कापा, आंघोळ करा, सगळं अवयवांना चांगलं धुवा, स्वच्छ ठेवा, तोंडाला धुआ, बट हमें कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि ब्रश कैसे किया जाता है। आपको क्या, मुझे भी जब मैं डेंटल स्कूल में सेकेंड ईयर में गया तब मुझे पता चला, अच्छा इसको ब्रशिंग कहते हैं, मैं तो आज तक दांतों को घिस ही रहा था। तो जिनको एसिडिटी की शिकायत है, कृपया सॉफ्ट या सेमी सॉफ्ट पेस्ट यूज कीजिए, सॉरी ब्रश यूज कीजिए। बहुत खुरदरा नहीं होना चाहिए। मोटराइज ब्रश आपके लिए नहीं है। मोटराइज ब्रश अच्छा है, आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। मोटराइज ब्रश आपका काम नहीं कर सकता। जो जिस तरह आप हाथ से ब्रश कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप हाथ से ब्रश कर सकते हैं, उतना अच्छे से मोटराइज ब्रश से होता नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूं, मोटराइज ब्रश उनके लिए उपयुक्त है जो लोग डिमेंशिया, डिलेरियम या साइकियाट्रिक इलनेस है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, या एडमिट है, आईसीयू में है, जो खुद ब्रश नहीं कर सकते, जिनका कोई दूसरा इंसान ब्रश करके दे रहा है, उनके लिए मोटराइज ब्रश बहुत काम का है। हम रूटीन लोगों के लिए ये बहुत कुछ काम का नहीं है। फैशन के हिसाब से आप ले सकते हैं 450 का जिग जैग ब्रश, चारकोल कोटेड ब्रश। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब मैं डेंटिस्ट्री में पहली बार आया तो मुझे बोला गया था कोलसा यूज नहीं करना चाहिए, नीम यूज नहीं करना चाहिए, नींबू यूज नहीं करना चाहिए, नमक यूज नहीं करना चाहिए, और आज इतना सरप्राइजिंग है एक डेंटिस्ट के लिए, दिमाग ही नहीं चलता। वही कोलगेट कंपनी आज बोलती है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, नींबू है क्या, मिर्ची है क्या, मसाला है क्या, आपके ब्रश में चारकोल है क्या। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद द वर्ल्ड, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आपको मसूड़ों के इश्यूज हैं तो आपने सिंपल हिमालय का टूथपेस्ट या
पतंजलि का टूथपेस्ट या मिसवाक टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, या बबूल, या आप डाबर लाल यूज कर सकते हैं। बट जिनको एसिडिटी की शिकायत है, जिनको ऑलरेडी दांतों में सेंसिटिविटी है, आपने ऐसे खुरदरे पेस्ट यूज नहीं करने चाहिए। डाबर लाल हो गया, या फिर दूसरा कौन सा एक बहुत ही खुरदरा पेस्ट है, हाँ विजिबल वाइट पेस्ट है, एक्सटार है, ये सब खुरदरे पेस्ट हैं जो दांतों को वाइटनेस बढ़ाते हैं। ये आपके लिए नहीं है। अगर आपके दांत वाइट नहीं है, जाके डेंटिस्ट से मिलिए और देखिए कि आपको एसिडिटी की शिकायत है क्या। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है तो आप जब सोते हैं या जर तुम्हें घुरतात, तो जो एसिड पेट का है वो मुंह तक आता है और आपके दांत का एनामल लेयर कम कर देता है, जिसकी वजह से जो अंदर का थर या अंदर का लेयर है डेंटिन, वो बाहर दिखना शुरू होता है। इसलिए आपके दांत पीले हो रहे हैं। सारा अली खान जैसे विजिबल वाइट लगा के आपका थोड़ा बहुत शेड में फर्क पड़ सकता है, पर बाद में जो सेंसिटिविटी आपको भुगतनी पड़ेगी, उससे थोड़ा सतर्क रहिए। समझिए, डेंटिस्ट को जाके मिलिए, पता कीजिए आपको सेंसिटिविटी क्यों है। सेंसोडाइन पेस्ट से सेंसिटिविटी ठीक नहीं हो सकती, या कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है। मैं उसके बारे में भी आऊंगा। मेरा सेंसोडाइन के साथ कोई पर्सनल खानदानी दुश्मनी नहीं है, ना कोलगेट से मेरा कोई नाता है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, इसका गूगल पे शोध लगाने की जगह डेंटिस्ट के पास जाके पूछने कि चल क्या रहा है मेरे दांतों के साथ, और क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। हर 3 महीने में ब्रश बदलना चाहिए। और अगर आपका ब्रश ऐसा मुरझा जाए, मतलब उसके पूरे ब्रिसल्स अगर इस तरह हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फोर्स आपके एल्बो से लगा रहे हैं। ब्रशिंग और घसिंग, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो ब्रश स्लोली किया जाता है राउंड मोशन से। आपके डेंटिस्ट के पास जाके, या आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं, मैं मैम के साथ शेयर करूंगा, जो आपको मैम शेयर करेगी कुछ समय में, कि प्रॉपर ब्रशिंग कैसे की जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्मॉल राउंड स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं, और अंदर और ऊपर के बाजू हर तरफ से दांत को धीरे 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 उसका खाना निकाल रहे हैं। ब्रशिंग का मकसद दांतों को चमकाना नहीं है, उसके लिए ब्लीचिंग या अलग प्रोसीजर्स होते हैं। प्लीज कंफ्यूज न करें। अगर आपके मुंह में तंबाकू वगैरह के स्टेन्स हैं, तो याद रखिए, आप अगर तंबाकू सुपारी का सेवन कर रहे हैं तो आपके दांत में ऑलरेडी क्रैक्स निर्माण हो गए हैं। संभालिए। अगर सेंसिटिविटी इश्यूज हैं, डेंटिस्ट को जाके दिखाइए, और ये तंबाकू या सुपारी का सेवन कृपया बंद कीजिए। किसका नंबर आएगा, भरोसा नहीं है। चेंज योर ब्रश एवरी 3 months, यस। अनदर, ब्रशिंग इज सफिशिएंट। नो, ब्रशिंग इज नॉट सफिशिएंट। ब्रशिंग से ही पूरा काम कैसे होगा। फ्लॉस है, टंग क्लीनर है, प्रोक्सा ब्रश है, ये सब दीज आर डिफरेंट एड्स ऑफ ओरल हाइजीन। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे हमारा खाना शिफ्ट हो गया है फ्रॉम नॉर्मल नेचुरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल से अभी एकदम पाश्चात्य पिज्जा पास्ता बर्गर वाला खाना, तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अलग अलग और भी तरीके यूज करें अपने दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के। दांत के बीच में जो खाना फंसता है, वो आप सिर्फ ब्रश से निकाल नहीं सकते। इसको कहते हैं डेंटल फ्लॉस, और ये डेंटल फ्लॉस यूज करेंगे तो आप दांत के बीच में का खाना निकाल सकते हैं। पहले के जमाने में वो लंबा थ्रेड मिलता था, आज जरूरी नहीं है। आप सिर्फ सिंपल सा फ्लॉस यूज करेंगे फ्लॉस होल्डर के साथ, तो वो चिपका हुआ खाना फटाफट बाहर निकल जाएगा। टंग क्लीनर, यस, टंग क्लीनर, आपको अलग टंग क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग 550 रुपए का भी टंग क्लीनर खरीदते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कोलगेट के ब्रशेस हैं जिनके पीछे, सर हेड के पीछे टंग क्लीनर है, या तो आप आपका रूटीन ब्रश भी यूज कर सकते हैं धीरे धीरे। मैंने कुछ फ्रेंड्स को देखा है जो अपने जीभ को भी बिल्कुल पीताम्बरी लगा के घिस देते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीभ को बेचारे को छोड़ दीजिए, कम से कम उसको साफ करने से सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो खाया है पिया है वो जाके टंग के ऊपर चिपका है, बाकी कुछ नहीं। रात को सोने से पहले, ब्रश करने से पहले थोड़ा पानी पी के सोइए, ताकि क्लीन हो जाए आपका टंग। माउथ वॉश रोज यूज करना चाहिए। अब कोविड का एक प्रॉब्लम हुआ, किसी ने तो व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि माउथ वॉश बेस्ट है, बस चालू हो गए लोग। वो मोर में तो आजकल माउथ वॉश मिलता नहीं, लोगों ने कैन कैन खरीदे। जैसे वो हम लोग
तेल के कैन कैसे खरीदते हैं वैसे कैन कैन लेके जाके रोज कर रहे हैं। मेरे तो कितने पेशेंट्स हैं जो स्मोक या ड्रिंक करने के बाद रात को माउथ वॉश यूज करते हैं, उनको लगता है सारे पाप धुल जाते हैं। वैसा तो होता नहीं है। माउथ वॉश क्यों यूज करना चाहिए? अगर आपको मसूड़ों का प्रॉब्लम है, आपके गम स्पेशलिस्ट ने आपको बोला है माउथ वॉश यूज करने के लिए, या सर्जन ने बोला है अक्कल दाढ़ निकालने के बाद, तो ही यूज कीजिए, नहीं तो कृपया माउथ वॉश का सेवन न करें। कोई जरूरत नहीं है आपको माउथ वॉश की, बहुत ही शौक है तो आप प्लीज थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाल के माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हैं। ये सब, ये जैसे पेरियो गार्ड है, ये माउथ वॉश कब दिया जाता है? जब आपको मसूड़े की सूजन है, मसूड़े में से पस निकल रहा है। फॉस्फलर, ये हम लोग ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स को देते हैं जिनको हमने क्लिप्स दिए हैं। क्लिप्स लगाने के बाद खाना फंसता है, दांत में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है, तब आपने कोलगेट फॉस्फलर या इस तरह के माउथ वॉशेस यूज करने चाहिए रूटीनली। प्लीज माउथ वॉश का सेवन न करें। बेटाडीन, लिस्ट्रीन, इसकी आपको जरूरत नहीं है। कोविड के कीड़े चले गए हैं, वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन की जगह माउथ वॉश यूज करने से कुछ नहीं होने वाला। दांत निकालने से आंख कमजोर हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक तो मैंने कोई स्टडी देखी नहीं है और ना कोई पेशेंट देखा जिसका दांत निकाला और उसका आंख चला गया। प्लीज, ये मिथ्या है। आपको कभी भी कोई डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनाई नहीं देगी। और खासकर अक्कल दाढ़ निकालने से लोगों को लगता है अक्कल कम हो जाती है। मेरी बीबी के हमने चारों अक्कल दाढ़ निकाले हैं, जरा भी अक्कल कम नहीं हुई है, उल्टा 10-15 गुना बढ़ गई है। बहुत टेंशन हो गया है। तो याद रखिएगा कि अक्कल दाढ़ का अक्कल से, आंख से कोई भी संबंध नहीं है। आप आज आपने लेक्चर अटेंड किया है, कृपया वो महान लोगों को बताएं। खासकर घर में दादियां और जो बहुत बहुत बूढ़ी नानियां होती हैं, वही बोलती हैं ये दांत मत निकालो। ये प्रॉब्लम हम कम फेस करते हैं। जब हम लोग क्लिप्स का ट्रीटमेंट बच्चों को एडवाइस करते हैं और उनको बोलते हैं आपको 2 या 4 उपदाढ़ें निकालनी पड़ेंगी, बिल्कुल माएँ तो बेहोश हो जाती हैं। बिल्कुल, अरे मेरे बच्चे के 4 दांत निकाल, अरे 99% बच्चों को 2 या 4 दांत निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उनका जबड़ा मम्मी से आता है, दांत पापा से। सारे दांत एडजस्ट करके बैठे रहते हैं। जगह कहाँ है? दांत को सीधा करना है तो जगह चाहिए। तो सबसे कम यूज वाले दांत यानी पहली उपदाढ़ों को निकाल के वो दांत को सेट कर देते हैं। वो दांत निकालने से किसी की आंख, किसी का मस्तिष्क बिल्कुल कमजोर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक मिथ्या है। हाँ, अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम्स कोविड के बाद बहुत बढ़ गई है। कृपया अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। ये जिस तरह की सूजन निर्माण होती है, क्योंकि वहाँ खाना जा जाके बार बार फंसता है, वो आप क्लीन नहीं कर सकते। कृपया जाके दिखाएं, और अगर जरूरत पड़े, डॉक्टर बोल रहा है तो वो दाढ़ निकलवा दीजिए। डेंटल ट्रीटमेंट, इम्प्लांट या डेंटल सर्जरी या रूट कैनाल, अगर मुझे बीपी शुगर है तो मुझे करवाना ही नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं करवाना चाहिए? आपके मुंह में एक सड़ा हुआ दांत है, वो दांत की के सड़न की वजह से बाकी दांत सड़ रहे हैं, वो दीमक की तरह फैल रहा है, रोज आप कीटाणु का सेवन कर रहे हैं, क्यों नहीं ट्रीटमेंट हो? आपको बीपी है, शुगर है तो क्या हुआ? बीपी शुगर में लोग हिप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, जॉइंट ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट से क्या होने वाला है? आपके फिजिशियन को मिलिए, फिजिशियन को पूछिए, आपका फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर बताएगा आपका बीपी शुगर अगर कंट्रोल में है, हाँ वो कंट्रोल में चाहिए। आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, मतलब आपका रक्त घोटना चाहिए, अगर वो सब नॉर्मल है तो आप आराम से डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वो इम्प्लांट हो, सर्जरी हो, दांत निकालना हो, रूट कैनाल हो, सब पॉसिबल है। बच्चों के लिए भी यही सारी चीजें लागू होती हैं। अगर आपके दांतों में कीड़ लगी है बच्चों के, तो सीमेंट भरना, चांदी भरना, रूट कैनाल करना या दांत निकालना अगर जरूरी है, जो करना है वो करना ही पड़ेगा। उससे हम वंचित रह नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। कोई दवाई नहीं है जो कीड़ा मार सके। अगर आपको ऐसी कोई दवा मिल जाए जिससे कीड़े सारे खत्म हो जाए, कृपया हमें बताएं, बहुत अच्छा रहेगा, हम बहुत लोगों का उद्धार कर पाएंगे। ब्लैक फंगस मेरे मुंह में होगा, अरे ब्लैक फंगस ऐसे ही सबके मुंह में नहीं होता। परसों पेशेंट आया, उसके दांत में कीड़ा था, वो आके बोला मुझे ब्लैक फंगस हो गया, ऐसा नहीं होता। ब्लैक फंगस होने के लिए आपको कोविड की हिस्ट्री कंपलसरी है, मोस्टली 99%। तो मैंने 17 साल में एक ही ब्लैक फंगस का पेशेंट देखा था, वो भी HIV पॉजिटिव पेशेंट में देखा था, घाटी में जब मैं पढ़ रहा था। हाँ, लास्ट 1 साल में मैंने कम से कम 50 to 60 को ब्लैक फंगस के पेशेंट देखे हैं। पर मैं फिर से बताऊं, हर हर चट्टा मुंह में जो लगा हुआ है, बहुत लोग ये भी देखेंगे अपने ऊपर के 3-4 दांतों में या नीचे के 4 दांतों के नीचे का जो मसूड़ा रहता है, वो बहुत लोगों का थोड़ा सा ब्लैक रहता है। वो ब्लैक फंगस नहीं है, वो आपके शरीर की कोटिंग है, जिसे हम लोग मेलानिन कहते हैं, वो है वो। उसको निकालने, काटने, छाटने में मत जाइए कृपया।
हर चीज जो काली दिखती है, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो हद कर दी। बीच में तो फोटो आया था जिसपे वो ब्रेड के ऊपर काला फंगस जो आता है ना, जो हमने बहुत बचपन में खाया है गलती से, उसको भी बोला है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस करता है तो ये मत खाओ। अरे बाबा, म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो अलग है। हर ब्लैक दिखने वाला फंगस म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई टेंशन या कुछ डाउट है, डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाइए। वो गूगल माता के पास जाके क्या होगा, हर चीज का आंसर आजकल गूगल माता है। एक पेशेंट तो आके मुझे बता रही क्या ट्रीटमेंट मैंने उसका करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने गूगल में पढ़ा है। तो मैंने उसको बोला, बिठाया चेयर पे और बोला ये आप ये पकड़िए मोबाइल। बोली हाँ। मैं बोला आप गूगल को बोलिए आपका ट्रीटमेंट कर दे। तो हंसने लगी, है डॉक्टर साहब काय चेष्टा करता है तुम्हें, मतलब तुम कौन ही शुरू केलं, तुम ही शुरू केलं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके डॉक्टर पे विश्वास भी रखना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। दूसरी आदत है हमारी, हम अपने ही डॉक्टर हैं। घर में किसी को सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो इंडियन सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, और खासकर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं। वो दूसरों को सारी दवाइयां दे देंगे, खुद नहीं लेंगे। तो डेंटल की दवाइयां भी वैसी है, जब मन करे लेते हैं, जब मन करे नहीं लेते। फिर बोलते डॉक्टर साहब दुखणं जात नाहीये। अरे कसं जाणार दुखणं? तुम्ही गोळ्यांचा पूर्ण कोर्स केलं का? नाही केलं तर कसं जाणार दुखणं तुमचं? जे डॉक्टरांनी गोळ्या दिले तर ते घ्या, आणि त्याच्यामध्ये पित्त वाढला, ऍसिडिटी झाली, दुखणं जात नाहीये, तर तुमच्या डॉक्टरांना कॉल करून सांगा, डॉक्टर साहेब तुम्ही गोळ्या दिले होते, फरक नाही पडला, किंवा दुखणं कमी नाही झालं, किंवा इजा आहे अजून। लेट द डॉक्टर नो। आप अपने डिसीजंस लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो 3-3 दिन में 2 बार बोला है तो 4 बार ले लेते हैं। अरे बताइए तो, हम इमरजेंसी में भी अवेलेबल रहते हैं। कुछ तकलीफ है तो हम उनको इमीडिएटली अटेंड कर लेंगे। और डेंटल का ऐसा कोई भी दर्द नहीं है जो जानलेवा है, ये याद रखिएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें सोर्स पता करना है कि वो दवाइयों से दर्द क्यों नहीं गया, या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो कृपया खुद डॉक्टर न बने और गूगल माता का कभी भी सदुपयोग करें, इतनी मेरी विनंती है आपसे। जैसे तो ब्लैक फंगस कैसे पता चलता है? तो बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो जो आए हमारे हॉस्पिटल में, उनके मसूड़ों में से बहुत जगहों से एक साथ पस निकलना शुरू हो गया, या इस तरह की गांठ आई तालू में जो जा नहीं रही थी और उसमें से पस निकल रहा था। ये कुछ कुछ लक्षण है। उसके साथ साथ बाकी लक्षण भी हैं, चक्कर आना, नौशिया, वॉमिटिंग, बहुत बुखार रहना तेज। उसके बाद आंखों में से डबल विजन दिखना, दर्द बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन, यानी मतलब टॉलरेट से भी ज्यादा, टॉलरेंस से भी ज्यादा दर्द होना। तो कुछ लक्षण है जो ब्लैक फंगस के हैं। हर लक्षण ब्लैक फंगस नहीं है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। एक और मिथ्या है मैम, अनदर 5-10 मिनट्स, आई विल जस्ट कंप्लीट। ओके। तो एक और बहुत कॉमन मिथ्या है कि ओ दांत में सूजन आई, लो बाम लगा लो और एक बार सेक कर लो। अब मैं बताता हूं आपको सेक से होता क्या है। दूसरे अवयवों जैसे मांसपेशी, जैसे मसल या बोन के ऊपर अगर आप हॉट फर्मेंटेशन या गर्म सेक करते हैं तो उससे आराम मिलता है, क्योंकि रक्त स्राव बढ़ता है। डेंटल में बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। दांत का दर्द है तो बाम या सेक न करे गरम। डॉक्टर कभी कभी बताएंगे ठंडा सेक करने के लिए, कोई भी डेंटिस्ट ये नहीं बताएगा कि गरम सेक दो करके सीधा, जब आपका दांत दुख रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो पस 1 से 4 गुना हो जाएगा, पूरे जबड़े में फैल जाएगा, सूजन तिगुनी चौगुनी हो जाएगी। आपको तुरंत जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। कृपया दांतों के दर्द के लिए घरेलू नुस्खे न अपनाए। जिंदा तिलस्म, वो भी कापूर, मी कापूर ठेवला, मग मी चहा पत्ती टाकली। अरे चाय नहीं बनाना है हमें, या गणेश जी की आरती नहीं करनी मुंह में। प्लीज कृपया ऐसे सब खतरनाक काम न करें। प्लीज सोचिए समझिए। जब दांत दुख रहा है डेंटिस्ट को कॉल कीजिए। वो फार्मासिस्ट आपका डेंटिस्ट नहीं है, वो दवाइयां दे देगा क्योंकि उसका कर्म है। ले भाई, वो पूछेगा आपको दर्द है, ठीक है भाई आप आए हो मेरे दर पे, ले लो प्रसाद। पर वो आपके लिए बराबर है कि नहीं हमें पता नहीं। तो कृपया कोई भी दवाई का सेवन न करें। कोविड में भी खासकर देखा गया है 90% पेशेंट्स जो सीरियस हुए उन्होंने 10 से 11 दिन, आई थिंक विनोद भैया भी वो बात को हाँ बोलेंगे, 10 से 11 दिन पेशेंट घर पे ही अपना इलाज कर रहे हैं।
क्यों भाई, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, नहीं ज्यादा चार्ज करते हैं हॉस्पिटल, फिर जाते हैं, फिर तिगुना अमाउंट देते हैं, फिर डॉक्टर को ही चिल्लाते हैं कि डॉक्टर ने ज्यादा लूट लिया। अरे भाई दूसरे ही दिन चले जाते हैं आप, डॉक्टर की क्या गलती है? तो अगर मुझे प्रॉब्लम है मेरे दांतों में तो मैं डेंटिस्ट के पास जाऊं, मुझे कोई और शरीर में प्रॉब्लम है तो गूगल माता को पूछने की जगह मैं एक बार दिमाग लड़ा लूं, 200 रुपए देके डॉक्टर को दिखा दूं, 300 रुपए लेके डॉक्टर को दिखा दूं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। हाँ, ये जो मैंने बताया आपको, आई कैन स्टॉप माई डेंटिस्ट मेडिसिन एनी टाइम, बाबा हम भगवान नहीं है, मैं भी खुद इतनी हिम्मत नहीं करता हूं कि मेरे डॉक्टर की दी हुई दवाइयां नहीं लेता हूं, मैं भी जो सुनना है, जो जो समझना है वो समझता हूं। एक और चीज याद रखिए, अगर आपको एसिडिटी की काफी शिकायत है, अगर आपके दांत में बहुत सेंसिटिविटी है, तो ये पैन डी नाम का जो दवाई है ये बंद कीजिए, जाके आपके फिजिशियन को मिलिए कि मुझे ये एसिडिटी की शिकायत क्यों है। अगर आप घोरते हैं और आपको एसिडिटी की शिकायत है तो ये लक्षण हो सकता है स्लीप एप्निया का, आपके फिजिशियन को जाके कंसल्ट कीजिए, आपके ईएनटी सर्जन को जाके कंसल्ट कीजिए। सेंसिटिविटी का इलाज सेंसोडाइन या पैन डी नहीं है, एसिडिटी का इलाज पैन डी नहीं है, पता कीजिए। पैन डी के एक्सेस यूज से कोलोरेक्टल कैंसर होता है, और अगर आप रैंटैक या ये यूज करते हैं वो जिंटैक या वो और भी बहुत सारे जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इससे भी गायनेकोमास्टिया होता है, यानी मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक आने शुरू होते हैं अगर आपने 2-2 3-3 साल यूज किए हैं। तो प्लीज कृपया एंटासिड का सेवन बिना पूछे मत कीजिए, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं इसके। कृपया किसी डॉक्टर से मिलके बात कीजिए। मैं तो शिल्पा मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन का एक लेक्चर रखना चाहिए एसिडिटी के ऊपर सिर्फ। इतने मिसकंसेप्शंस हैं, एसिडिटी की वजह से भी बहुत लोगों को सेंसिटिविटी होती है। तो पहले समझिए कि एसिडिटी क्यों हो रही है, स्तोत्र तक जाइए, सोर्स तक जाइए, उसको ठीक कीजिए, अपने खुद के डिसीजंस न ले प्लीज। देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ टीथ कैन बी ट्रीटेड बाय टूथपेस्ट। अरे बाबा, टूथपेस्ट सब चीज ढक देता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके फैमिली डॉक्टर आपको बोल रहे हैं आपको ना 5 साल में 2-3 बार बुखार आ सकता है, आप रोज एक पैरासिटामोल खाओ, क्या होगा? आपका लिवर सड़ जाएगा। तो ये जो टूथपेस्ट है ना, ये सारे टूथपेस्ट में केमिकल्स हैं, ये छुपा देते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सेंसिटिविटी हुआ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और पेशेंट्स क्या करते हैं, कोई भी मेडिकल पे मिलने वाला पेस्ट लेते हैं और उस दांत के ऊपर घिस देते हैं, हाँ वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाता है, पर फिर वो एकदम उफन के सूजन की मात्रा में, सूजन के रूप में सामने आता है। तो पहले समझिए, देखिए कि वो क्यों आ रहा है, पेन क्यों है, सेंसिटिविटी क्यों है, कारण क्या है इसका, उसके बाद यूज कीजिए। मुझे कोई इससे बैर नहीं है। ये जैसे ये रिपेयर एंड प्रोटेक्ट टूथपेस्ट है, ये हम लोग पेशेंट्स को जो क्लिप्स लगाते हैं उसके बाद देते हैं, या किसी पेशेंट को थोड़े अपने दांतों का कलर थोड़ा सा ठीक करना होता है, शादी है उसकी, तो हम बोलते हैं व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कर लीजिए। अरे पर ये कुछ समय के लिए है, जिंदगी भर यूज करने के लिए नहीं है। प्लीज कृपया डेंटिस्ट को पूछिए। हाँ, ये तो सबसे बेस्ट है, मेरा फेवरेट है ये, तंबाकू लगने से दांत में दर्दिश नहीं होता। हाँ बराबर है, कुछ दिनों बाद ना मसूड़ा रहेगा ना दांत, दर्द किसको होगा? होएगा ही नहीं। यूज करो तंबाखू, मस्त चोळा टाका तोंडामध्ये आणि मस्त कामावर लागा। हो कामावर लागू, पण दात काही राहणार नाही। कैसा होता है, जलने वाले पदार्थ हैं या जो नहीं जलने वाले पदार्थ हैं उसका सेवन, हम हमारी सबकी तो पीएचडी हुई है, हम तो इसको लोगों को लेक्चर भी दे सकते हैं इसके बारे में, पर एक भी अवयव नहीं है जो तंबाकू के बैड इफेक्ट से या साइड इफेक्ट से इफेक्ट नहीं होता। मतलब इवन जो हमारे शुक्राणु की मात्रा है वो आधी हो गई है, उसके बाद मोबाइल फोन्स की वजह से भी और आधा हो गया है। तो वंध्यत्व का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम तंबाकू की वजह से सामने आ गया। मैं ओरल हाइजीन के बारे में बात करूं और तंबाकू के बारे में ना बात करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आई विल एड्रेस एवरीथिंग कि कुछ नहीं बचता। क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है टोबैको से? हार्ट हार्ट अटैक, आपने सुना होगा 39 ईयर ओल्ड 40 ईयर ओल्ड उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे कैसे हुआ? कुछ ना कुछ सोर्स है। मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर 99% वो स्मोकिंग से ही होता है। कुछ एक हाथ दो लोग हैं, 1-2% है जिनको अनुवांशिक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से कैंसर होता है, फेफड़ों का या लैरिंग्स का, जो अन्न नलिका या जो सांस की नली है, या लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसका जो कैंसर होता है। बट 99% हमारे कोई ना कोई बैड हैबिट्स की वजह से होता है। तो डिप्रेशन, लैंगिक समस्या, फुफ्फुसांचे आजार, अवयवांचे कॅन्सर, हृदयविकार काय नाही होऊ शकत तंबाखूमुळे। ऐसे दांत इतने सुंदर, देखो सुंदर माझं घर बघा किती सुंदर, चांगलं वाटतंय।
ये मेरे घाटी में मुझे याद है कि जब भी मैं पेशेंट को पूछूं हमारे डेंटल विभाग में कि आपके दांत क्यों नहीं है, तो वो गिर गए। तो ऐसे कैसे गिर गए, माहित नाही, तुम्ही तंबाखू वापरायचे का, हो मस्त 3 वेळेस वापरायचो किंवा 2 कट्टे मारायचो। तंबाकू यूज करने से हमारी नसें सुन्न पड़ जाती हैं, फिर वहां कचरा आया, दुखा, दर्द हुआ, कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे अल्कोहल पीने के बाद आदमी एकदम ऑफ हो जाता है, वैसे तंबाकू का या बीड़ी सिगरेट का जो स्मोक है उसमें निकोटीन होता है, वो हमारे नसों को सुन्न कर देता है। सुन्न करने की वजह से खाना या ये सब जाके चिपकता है, पायरिया होने की का तकलीफ डबल या ट्रिपल हो जाता है। हाँ, तंबाकू अंदर दांत के अंदर घुसेड़ने से दर्द चला जाता है, बिल्कुल दर्द चला जाता है, बिल्कुल माना मैंने। अरे पर कुछ समय के लिए, उसके बाद क्या करेंगे। कैंसर ऐसा ही नहीं होता। कैंसर होने से पहले वहां पांड्रा किंवा व्हाइट चट्टा या लाल चट्टा, इसको लाल चट्टा बोलते हैं, इसको एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये व्हाइट चट्टा है। ये देखिए, यहाँ हमारे प्यारे प्यारे सब पेशेंट वहां अपना तंबाकू रखते हैं एकदम, और उसको ऐसे प्यार से उसको त्याला चोखत असतात, वो वहां जाके पूरा वो जो कत्था और चूना है ना, वो जाके पूरा इस हिस्से को जला देता है। बचपन में आपको याद होगा मम्मी चटका लगाती थी वो गर्म करके, वो व्हाइट हो जाता था, वैसा ही व्हाइट है ये। तो आपको किसी चीज की एलर्जी शुरू हो चुकी है। अब वो मानिक चंद हो, वो कौन सा गुटखा हो, तंबाकू है, क्या डाला हमें क्या पता, आदि तो हो गए हम। डायरेक्टली कैंसर होता नहीं, इस तरह प्रेजेंट करता है। और कोई भी मुंह में इस तरह का, सॉरी, इस तरह का कोई छाला आया जो दर्द नहीं दे रहा है, या गांठ आई, इस तरह की गांठ आई जो दर्द नहीं दे रही है, आपको आपके डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। दर्द न होना इसका मतलब वहां का नर्व सप्लाई बंद हो चुका है, या मसूड़े में इस तरह की सूजन, ये कॉलीफ्लावर जैसा सूजन आता है, या ये कॉलीफ्लावर जैसा सूजन आ गया, अगर ऐसा आ गया, या मुंह में इस तरह का छाला आया है जो दर्द नहीं दे रहा। हम सबको छाले आए हैं, छाले बहुत दर्द देते हैं 7 से 11 दिन तक, पर अगर कोई छाला दर्द नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हमने जल्दी से हमारे डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लेम मराठवाडा में है सब म्युकस फायब्रोसिस। जो लोग बोलते मी तंबाखू कधी खाल्लंच नाही, आपल्याला आवडतच नाही, पण काय आवडतं तुम्हाला, सुपारी। पर सुपारी के अंदर मतलब बुरशी रहती है, जिसे हम लोग एस्परजिलस कहते हैं। ये सदैव बुरशी यानी फंगस वो सुपारी के अंदर रहता है, और वो सुपारी को हम चूसते रहते हैं, थोड़े दिन बाद हमारे पूरे गाल बिल्कुल लेदर की तरह हो जाते हैं, चमड़े की तरह, और वो चमड़ी चमड़े में परिवर्तित हो जाती है। मुंह खुलता नहीं है, पेशेंट बिल्कुल देखिए सिर्फ 3 सेंटीमीटर, मतलब नॉर्मली मुंह इतना खुलना चाहिए, पर इन लोगों, ये पेशेंट्स का मुंह ही नहीं खुलता, फिर इतनी एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है। ये सब कैंसर पूर्व लक्षण है। कैंसर इस तरह प्रतीत होता है मुंह में। तो कोई भी छाला या कोई भी गांठ है जो दुख नहीं रही है, तुरंत डॉक्टर के पास चाहिए। कैसे मालूम पड़ता है ओरल कैंसर होता है। कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, बहुत भारी हो जाता है, आवाज में बदलाव आ जाता है, बहुत कंटिन्यूस संडास या बहुत कंटिन्यूस डायरिया डिसेंट्री होती है, बुखार जाता नहीं है, वीकनेस है, एकदम एकदम बारीक होने लगता है इंसान, या बहुत जलन महसूस होती है, नॉर्मल खाना भी नहीं खा सकते, या मुंह में चट्टा या सूजन आई है जो बिल्कुल दर्द नहीं दे रही, ये सब चीजें कैंसर के लक्षण है। दूसरा भी कोई रीजन है मुंह का कैंसर होने का, हाँ, अगर आपके मुंह में बहुत शार्प दांत है, यानी आपके दांत बहुत टोकदार या नोकदार हैं, उससे भी कैंसर होता है। आपके मुंह में कहीं अगर दांत चुभ रहा है, जीभ को या गाल को, प्लीज डॉक्टर के पास जाके उसको निकाल दीजिए या उसको गोलाकार कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये एक सीटी स्कैन है पेशेंट का, देखिए कैंसर पूरा जबड़े को पूरा का पूरा खा जाता है। इसका मैं अगला चित्र नहीं दिखाऊंगा, मैंने कुछ चीजें माइनस की हैं। तो तंबाकू बिल्कुल मृत्यु का आमंत्रण है, जितना हो सके तंबाकू से दूर रहिए, ये मेरी आपसे विनंती है। सरकार क्या करेगी, सरकार ने ऐसा करना चाहिए, तो हमने क्या करना चाहिए, एक्चुअली प्रधानमंत्री बन के ही ये सब योजनाएं लानी चाहिए। पर जब तक प्रधानमंत्री ये योजनाएं नहीं लाते, तब तक मेरी सबसे विनंती है कि हम जितना दूर रह सके तंबाकू से, और आज के टिप्स का आप जितना उपयोग कर सके वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, एंड आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस। आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो प्लीज कृपया सवाल पूछिए। यस, डॉक्टर कार्तिक, अपना यस मैम। स्क्रीन शेयरिंग काइंडली स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। यस यस, आई विल जस्ट स्टॉप। सो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपका लेक्चर हुआ है, वंडरफुल। और जैसे कि मुझे एक्सपेक्टेड था, मैंने तो आपको कई बार सुना है, तो आई एम वेरी हैप्पी, इट वाज रियली प्रैक्टिकल। और इसी थैंक के यू। साथ एक छोटा सा
एक 2 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन है एंड देन वी विल ओपन द फोरम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। 1 सेकेंड। तो अपने क्वेश्चन आंसर्स आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं तब तक। You can put your Somebody has question asked and me brushing and flossing yes, techniques yes, also. yes, Yes. yes. So this is something, ये हमारे बारे में ये जो आज का प्रोग्राम है ये चिरायु चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और कुशल पैथ लैब जो हमारा N5 सिडको में स्थित है हमारी तरफ से ये दूसरा ऐसा लेक्चर है। इसके पहले डॉक्टर दीक्षित सर का वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल पे हुआ था। हम लोग 24/7 सर्विसेज देते हैं। ये एक छोटा सा बायोडाटा हमारा है और इस प्रकार से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वी बिलीव इन ट्रेनिंग। तो हम लोग कंटिन्यूअस वीकली मंथली ईयरली ट्रेनिंग्स लेते हैं। मैं लेती हूँ, डॉक्टर साहब लेते हैं, हमारे सीनियर स्टाफ भी लेते हैं। अपना अगला जो सीरीज है, देखिए ये जो वेलनेस लेक्चर सीरीज है अपने पूरे प्लान्ड है। तो नेक्स्ट जो है अपना 17 अक्टूबर को प्रिजर्व योर बोन्स एंड जॉइंट्स। तो बोन्स और जॉइंट्स को लेके अपना नेक्स्ट सेशन है। उसके आगे वैक्सीनेशन पे है, फिर कैंसर इन फीमेल्स है जो कि मार्च में आएगा अपने महिला दिन के करीब। तो कैंसर्स कैसे फीमेल्स में प्रिवेंट करना चाहिए इसका भी डेट आ गया है। हॉर्मोन्स के बारे में जानकारी है 22 मई को और 21 जून को हार्ट केयर टिप्स है। तो ऐसा 1 साल का प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अमेजिंग अमेजिंग। या थैंक यू सो मच। तो जैसे इस बार डॉक्टर कार्तिक सर ही इज अ वंडरफुल, ही इज नॉट ओनली अ वंडरफुल डेंटिस्ट, अपने फील्ड के मास्टर तो है ही, बट ही इज अ गुड ओरेटर ऑल्सो। देखिए मास्टर्स तो बहुत लोग हैं अपने फील्ड में, पर लोगों को जिस तरीके से समझे इस भाषा में बोलना और उनको इंस्पायर करना। इंफॉर्मेशन तो सबके हाथ में आज है, गूगल सबके हाथ में है, बट वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से बोलना कि लोग इंस्पायर हो और ट्रांसफॉर्म हो, ये इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमने डॉक्टर कार्तिक रमन का आज उनको आमंत्रित किया यहाँ पे। उसी प्रकार से अब हमने हमारे अगले लेक्चरर्स भी उतने ही वंडरफुल मास्टर्स अपने फील्ड के होंगे। क्योंकि इतना अच्छा लेक्चर डॉक्टर कार्तिक सर ने दिया है, तो हमारी लैब की तरफ से हमने अगले 1 हफ्ते के लिए नेक्स्ट संडे तक ये डेंटल पैकेजेस रखे हैं। पहला जो है छोटा स्मॉल डेंटल पैकेज है सीबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड सेल काउंट एंड कैल्शियम, जिसका रूटीन रेट कोई भी लैब में, आप औरंगाबाद में जाएंगे तो 320 है, बट हम अगले हफ्ते भर के लिए 130 रुपए में, महज 130 रुपए में करेंगे। वी डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट, वी जस्ट वांट टू गिव सर्विस कि आपको अपने ब्लड में कहीं कुछ इन्फेक्शन है या कैल्शियम की कमी है, या अगर जल्दी पता चलेगी तो हम प्रिवेंट कर पाएंगे। इसीलिए हम इसे वेलनेस सीरीज कहते हैं। हमें इलनेस की तरफ नहीं जाना है, हमें वेलनेस पे ध्यान रखना है। दूसरा जो डेंटल पैकेज है ये बिग डेंटल पैकेज है, और आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर कार्तिक रमन के ही सजेस्टेड ये टेस्ट है। तो इसमें हम लोग सीबीसी कैल्शियम के साथ विटामिन D3 और B12 ये भी टेस्ट करेंगे। इंडिया में हम जो लैब में देख रहे हैं, 21 साल से मैं लैब चला रही हूँ, तो विटामिन B12 और D3 की बहुत ज्यादा लोगों में इसका जो है इन डिफिशियंसी दिखती है। इसीलिए इन टेस्ट को हमने लिया गया है। ये टेस्ट जो है ये 2620 रुपए के हैं, बट हम लोग इसमें से फिर से इसमें एक मेजर डिस्काउंट हमने रखा हुआ है, सो 1230 रुपए में रखा है। तो डिस्काउंट और ये 1 हफ्ते का जो हमने पीरियड रखा है, डिस्काउंट पैकेजेस रखे हैं, इसका एक ही इंटेंशन है कि जो लोग इंस्पायर हो गए हैं अपने दांतों को, अपने ओरल हाइजीन को अच्छा रखना है, तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, अगले हफ्ते में कभी भी आइए, वॉक इन एनी टाइम, डू योर टेस्ट एंड स्टार्ट इट। जो भी टिप्स आपको बोले हैं वो तो आप फॉलो कीजिए ही, बट अपना इंटरनली भी देखिए, बिकॉज हर दांत को, हर गम को ब्लड सप्लाई तो है ही, है ना, ब्लड सप्लाई तो है ही, तो वो ब्लड सप्लाई अपना, वो ब्लड कैसा है उसे चेक कर लीजिए। दैट इज इंटेंशन। किसी को होम पैकेज, होम सर्विस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो इतना ही कह के मैं अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है समाप्त करती हूँ। थैंक यू वंस अगेन कार्तिक सर। एंड अभी ये प्लेटफॉर्म जो है ये ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी माय हस्बैंड और चिरायु हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओनर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर विनोद तोतला सर को। डॉक्टर विनोद तोतला, yes, Hello. please take over. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, yes, yes.
Yes. Yes. Now the questions are, first question is, at what age we can start mouthwash, using mouthwash? मतलब बच्चों में use विनोद कर जी सकते हैं आपकी क्या? आवाज बिल्कुल कितने साल? क्लियर नहीं है सर। 1 minute, 1 minute. Am I audible now? हाँ बेटर सर। ऐसा एक क्वेश्चन है कि हम माउथ वॉश कौन से एज से यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा था कि माउथ वॉश कम से कम यूज करना चाहिए, नहीं यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लीज जितनी बार खाना खाइए उतनी बार ब्रश कीजिए। और राइट ब्रशिंग टेक्निक क्या है, मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं कि ब्रश को ऊपर के जॉ के लिए 45 डिग्री एंगल अपवर्ड लेना है और धीरे धीरे स्मॉल रोटेशंस करने हैं। ये ऐसा पूरे आर्च में करना है। नीचे के आर्च के लिए 45 डिग्री एंगल डाउनवर्ड्स, धीरे 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 शॉर्ट राउंड स्ट्रोक्स करने हैं। ब्रशिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माउथ वॉश का कृपया 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 सेवन न करें जितना हो सके, अनलेस यू हैव बीन टोल्ड बाय योर डॉक्टर एक्सप्लिसिटली कि आपको गम्स की प्रॉब्लम के लिए माउथ वॉश दिया जा रहा है। याद रखिए माउथ वॉश से दांतों की स्टेनिंग होती है अगर आप 1 महीने से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो, वो कोलगेट प्लाक्स हो, फॉस्फलर हो, कोई भी हो। तो प्लीज डॉक्टर की सलाह मशवरे के अलावा माउथ वॉश का सेवन न करें। लिस्ट्रीन ज्यादा माउथ वॉश यूज करने से आपके नॉर्मल कीटाणु भी मर जाते हैं मुंह के, तो प्लीज यूज न करें। Another question is, how much should be the gap in every visit with the dentist? तो 6 मतलब to 8 डेंटिस्ट को? मंथ्स 6 to 8 मंथ्स में आपने जरूर विजिट करना चाहिए। ये वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मल रूटीन है कि वो जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं डॉक्टर साहब, वैसे डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं, पर हम लोग कतराते हैं या डरते हैं, मे बी अपना इंश्योरेंस नहीं है इसलिए डरते हैं, बट देन वी शुड गो टू द डेंटिस्ट एवरी 6 to 8 months एंड प्लीज गेट योर टीथ क्लीन्ड, गम्स क्लीन्ड एवरी 6 to 8 months। उससे एनामल का लॉस नहीं होता। Okay. Next question is, somebody has asked, how valuable is to protect your milk teeth? आई थिंक उन्होंने वो बिगिनिंग के पार्ट का मिस किया। मिल्क टीथ हमारे परमानेंट टीथ जितने ही इंपॉर्टेंट है डॉक्टर, एंड सबसे आई थिंक डॉक्टर नबीहा somebody I think has asked. So what I want to tell you is it's a great misconception with the doctor fraternity also that milk teeth हैं ये तो गिरने वाले हैं, छोड़ दो, दर्द होता है, ज्यादा टेंशन मत लो, पीडियाट्रिशियन के पास जाके दवाई ले लो, काम खत्म करो। नो, मिल्क टीथ फिर से बोलता हूं मैं, ये परमानेंट टीथ के पालक हैं। इनके सहारे ही वो प्रॉपरली दांत मुंह में आते हैं। जो भी इन्फेक्शन या डीके इनको लगा है ये परमानेंट दांतों तक डायरेक्टली हड्डी के थ्रू पहुंचता है। इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाइए। Okay. One more question is that one person has asked, क्या हम 4 टीथ एक साथ लगा सकते हैं क्या? हाँ, पूरी 32 भी एक साथ लगा सकते हैं, फिक्स लगा सकते हैं, निकालने डालने वाले लगा सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। बस सिर्फ वो हाई कोर्ट के सामने जो बाहर बैठते हैं वो सरदार जी या वो बाबा के पास जाके उनके पास बस न लगाएं, तब हमको ड्रिल मशीन लेके काटना पड़ता है वो दांतों को। वो फेविक्विक से चिपकाते हैं। सस्ता डेंटिस्ट ढूंढने की जगह एक ऐसा डेंटिस्ट ढूंढिए जो आपको आपके दांतों की रिस्पेक्ट करता है और उसे पता है कि वो दांत कितने इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं पॉसिबल है, प्लीज एमजीएम का इतना सुंदर डेंटल विभाग है, हेडगेवार का इतना सुंदर डेंटल विभाग है, घाटी का अमेजिंग डेंटल विभाग है जहां का मैं स्टूडेंट हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इश्यूज, प्लीज घाटी डेंटल जाइए और अपना इलाज कीजिए। बट प्लीज ये बाबा लोगों के चक्कर में, ये हाई कोर्ट के बाहर वो लगा है कौन से कलर का दांत चाहिए तेरे को, और वो फेविक्विक लगा के सीधा झट करके चिपका देते हैं और अपने को तो वाह काम हो गया, बाद में पूरा मसूड़ा सड़ जाता है। तो कितने भी दांत लगाइए पर डेंटिस्ट से दांत लगाइए। ओके, 1 सेकेंड ना डॉक्टर विनोद, एक ही मिनट लेना चाहती हूँ। 2 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो उनको मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए। और दूसरा उनको अनम्यूट करवा दीजिए, चलेगा वो भी। अच्छा ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। और मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू यूज चैट आल्सो। ओके ओके फाइन, वो भी करेंगे। और दूसरा कि हमारा प्रॉमिस था, हमारा बेसिकली स्लोगन ही है, दिस 1 hour विल चेंज योर लाइफ। तो 1 घंटा हो गया है, तो हमारा प्रॉमिस 1 घंटे का लेक्चर था, एंड राइट एट 11 o'clock कार्तिक सर ने कंक्लूड किया है।
उसके आगे जो है क्वेश्चन आंसर के लिए है। तो पीपल हु वांट टू स्टे इन क्वेश्चन आंसर या जिसको जल्दी है दे कैन लॉग आउट ऑल्सो। दिस इज द क्वेश्चन आंसर सेशन। और इसका रिकॉर्डिंग जो है, तो हमारे जो 10 व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं जिसमें से ही ये लोग लॉग इन हुए हैं, और ये 10 ग्रुप हम लोग तब तक रखेंगे जब तक ये पूरा सीरीज चलेगा। इन ग्रुप्स में हम वेलनेस के कुछ वीडियोस और ये भी बीच बीच में शेयर करते हैं। तो उसमें हम कार्तिक सर का वो जो ब्रशिंग का वीडियो है वो भी डालने वाले हैं, उसमें ये पूरी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो अगर किसी को महालक्ष्मी या गणपति की वजह से कुछ लेट हो रहा है तो नो इश्यूज, यू कैन लॉग आउट। Yes, Okay. continue, Vinod One, sir. okay, one question from Dr. Sunil Taide. He is practicing in N7 CIDCO. Yes, sir. He has asked what is the technique of flossing? Can you explain that? So सिंपल है, लंबा सा थ्रेड होता है, 15 सेंटीमीटर्स को अपने दोनों उंगलियों में लगा लें और धीरे धीरे, जैसे हम लोग आरी का यूज करते हैं वैसे धीरे धीरे अपने दांतों में यूज कर सकते हैं। पर वो बहुत बोरिंग टेक्निक है, इसलिए आजकल ICPA ने एक सिंपल यूनिफ्लॉस नाम का डिवाइस बनाया है। वो यूनिफ्लॉस के एक एंड पे टूथपिक भी है प्लास्टिक का और दूसरे एंड पे छोटा सा फ्लॉस लगा हुआ है। इसका फोटो मैंने दिखाया था। वो आप सिंपली आपके दांतों के बीच में डालेंगे तो अपने आप स्लाइड हो जाता है। बस फ्लॉस को घुसाने की कोशिश मत कीजिए अपने दांतों के बीच में, बस इतनी ही मेरी विनंती है। धीरे धीरे यूज करना है। अगर फिर भी नहीं जम रहा है, डेंटिस्ट के पास जाके उसका डेमो ले लीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मैंने एक क्वेश्चन देखा भाई साहब, LCF करने के बाद दांत दर्द करता है तो आपने तुरंत जाके आपने डेंटिस्ट के पास एक्सरे करना चाहिए कि वो दांत दर्द होने का क्या कारण है, प्लीज। ओके, 1 सेकेंड ना, मैं ये अनम्यूट करने का ये कर रही हूँ। उसमें ना थोड़ा सा आप लोग म्यूट हो जाएंगे विनोद सर, जस्ट 1 सेकेंड। आई विल अलाउ द पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। तो जिन्होंने हैंड रेज किया है, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए विनोद सर। विनोद सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Yes, yes. One more question is there. Somebody has asked, few insurance companies are giving insurance for dental health also. So are you knowing any other companies which are giving such facility for dental insurance? अनम्यूट कीजिए कार्तिक सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने स्टार हेल्थ के कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया, पूरे बिल्स लिए और उनको रीइंबर्स हो गया। बजाज एलियांस ने भी कुछ स्कीम शुरू की हैं जो डेंटल इंश्योरेंस कवर करते हैं। इम्प्लांट सर्जरी और इम्प्लांट्स कवर होते हैं कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, वो आपको पूछना पड़ेगा। आई थिंक कोई भी डेंटल इंश्योरेंस लिया है तो एजेंसी और आपकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी तरह पढ़ के डेंटिस्ट के पास जाइएगा, ये बहुत क्रिटिकल है। Okay. So I think most of the questions are answered. Only 2 questions are remaining, which I will entertain here. Somebody asked what should we do to stop our bad breath? Actually, it has been explained. You can explain again. तो बैड ब्रेथ के बहुत सारे ये हैं कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एसिडिटी। आजकल एसिडिटी की वजह से बैड ब्रेथ रहता है। बच्चों में बैड ब्रेथ के 2 कारण सामने आए हैं। एक तो बच्चों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी बढ़ गई है, विनोद तोतला भैया ऑल्सो विल एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग, कि उसकी वजह से बॉडी का एसिड कंटेंट बढ़ गया है और रात को बच्चे जब सोते हैं तो रिफ्लक्स हो रहा है आजकल बच्चों में सेंसिटिविटी बैड ब्रेथ का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से नाता है। ब्रेड, पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब कम कीजिए या बंद कीजिए। चिप्स, कुरकुरे, नो नो, एब्सोल्युटली नो नो। एंड ये एरेटेड ड्रिंक्स भी जो हैं, कोक, जो फिज वाले ड्रिंक्स हैं या जो कैफेनेटेड ड्रिंक्स आ गए हैं आजकल, मॉन्स्टर वगैरह, ये बहुत सेवन बढ़ गया है। कैफीन की वजह से भी बच्चों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता, तुरंत एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा जो कारण मैंने देखा है, बच्चों को अगर बहुत समय से मुंह में स्मेल आ रहा है तो एक तो मुंह खुला रहने की वजह से ड्राई हो जाता है, या उनको पोस्टीरियर नेजल ड्रिप है, टॉन्सिल सूजे हुए हैं, या नोज में साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है। प्लीज ENT को कंसल्ट कीजिए एक बार। Okay. So one last question. Somebody has asked that he is having gum swelling and he is using salt water solution for gargles. Yes. And he is having relief of pain for 1 day. So what he should do? Actually, this is the simple that he should go to dentist, I think. Yes, अपना खुद का इलाज न करें,
प्लीज कृपया डेंटिस्ट के पास जाएं या डॉक्टर को, डेंटिस्ट को जाके दिखाएं कि क्यों प्रॉब्लम है। गम्स में प्रॉब्लम है तो आपकी एज क्या है इस पे निर्भर करता है, आप किस तरह का डाइट खा रहे हैं उस पे निर्भर करता है, क्या आप पहले क्लीनिंग करा चुके हैं उस पे निर्भर करता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कृपया एक बार ये देख लीजिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। Okay. So most of the questions has been answered. Now I think जिनको questions पूछने हैं directly, they can raise their hands and they can be unmuted by host and they can ask the questions. आई थिंक पहले आप मिसेस स्मिता और मिस्टर सार्थक इनको अनम्यूट कीजिएगा, बहुत देर से हाथ ऊपर किया। मिनट, स्मिता मैम, मैं आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। कार्तिक स्मिता हूँ और आज ही मैं मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेने जाने वाली थी डेंटिस्ट के पास, और ये बहुत ही सेशन रहा मेरे लिए। और एक्चुअली मेरा 2.5 years का बेबी आहे और उसके समोरचे जे दात असतात ना त्याला म्हणजे ब्राऊन कलरची लेअर आली आहे. ओके ओके. तर मग ह्याच्यासाठी ट्रीटमेंट, आणि म्हणजे त्याचा प्रॉब्लेम असा आहे की तो बिलकुल ब्रश करत नाही. बरोबर. हा, म्हणजे त्याला अक्षरशः एकदम पकडून तो रडतोय तरी मी त्याचे दात घासते. रोजचा सीन आहे हा. राईट राईट. पण तो करतच नाही. मग कधी कधी मला सुद्धा कंटाळा येतो की रोजच त्याला पकडून एवढं दात घासून हे करायचंय. तर म्हणजे काय करावं लागेल याच्यासाठी आणि त्याची ट्रीटमेंट कशी राहणार आहे फर्दर? देखिए स्मिता जी, मैंने तो वो पेशेंट को देखा नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या प्रॉब्लम है। तो पहला एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि उसने बॉटल फीडिंग ली है क्या? नहीं, बॉटल फीडिंग नहीं, बहुत कम ली है. ठीक है, तो बॉटल लेके सोता था क्या या सोती थी क्या बच्चा? नहीं, वो भी नहीं. ठीक है, इवन तो अगर चॉकलेट्स नहीं, बिस्किट्स नहीं, तभी भी पर उसका ना ब्रश ही नहीं कर रहा है वो. ठीक है, प्रॉब्लम तो ये इशू अगर ब्राउन टीथ फिर भी है तो अगर वो कीड़ा है तो वो डेंटिस्ट, आपका पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाइए, वो सॉल्व कर देगा। ये जो ब्रशिंग की भी आदतें हैं ना, जैसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं ना, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स ऑल्सो। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर के पास जाके बच्चे ट्रीटमेंट कराते हैं ना, वो उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होता है स्मिता जी। तो वो लेसन के बाद बच्चे बहुत सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और बच्चे खुद ब्रशिंग करना शुरू कर देते हैं। just 2.5 years. He will not understand that much. आपको ऐसा लगता है 2.5 years का बच्चा अगर मोबाइल ऑपरेट करके वो शिनचैन देख सकता है तो आई थिंक वो कुछ भी कर सकता है, इतना तो मैं पक्का बोलता हूँ। इंडियन चाइल्ड है, इंडियन चिल्ड्रन आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट भाभी, बहुत ही brilliant। और दूसरी चीज है स्मिता भाभी, आप चिंता ना करें, देखिए 1.5 साल के बच्चे, क्या 1 साल के बच्चे का भी डेंटल ट्रीटमेंट हुआ है, हमारे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ने किया है। तो आप चिंता ना कीजिए, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो होते हैं ना, दे आर एक्सपर्ट्स, दे नो हाउ टू हैंडल चिल्ड्रन, दे नो हाउ टू काउंसिल देम, एंड थर्ड, आपकी चिंताएं उनको दे दीजिए, वो देख लेंगे। ओके, मतलब डेंटिस्ट अलग और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट अलग। हाँ यस, बहुत सारे डेंटिस्ट के पास पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी आते हैं विजिटिंग। औरंगाबाद में ऐसा ट्रेंड है कि बहुत सारे डेंटिस्ट के पास अगर आप रिक्वेस्ट करें, क्योंकि छोटे बच्चों का इलाज हर डेंटिस्ट नहीं कर सकता। मैंने तो पिछले 25 साल में नहीं किया, मुझसे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए साइकोलॉजी का मास्टरी भी बहुत जरूरी है, आपको समझना पड़ेगा। जी। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आपके डेंटिस्ट चेंज कीजिए, प्लीज, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू से। प्लीज गो टू योर डेंटिस्ट एंड इफ द आपका डेंटिस्ट एक्सपर्टाइज्ड है चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट करने में, वेरी गुड, और यू कैन ऑलवेज आस्क कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है क्या। ओके, और इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? मतलब I have not seen the case. It's very difficult for me to say. Let's go to the next question also, man. Thank you so Yeah, much. yeah. Yes, ma'am. Yes. So सार्थक वहातुरे, इनका भी एक हैंड रेज्ड है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हॅलो, येस, गुड मॉर्निंग सर। खूप छान माहिती दिली रमण सरांनी Thank you, sir. लहान मुलांच्या बाबतीमध्ये। मला 2 मुलं आहेत, 8.5 वर्षाचा मुलगा आहे आणि 15 वर्षाची मुलगी आहे। तर लहानपणापासून त्यांचे दात म्हणजे एकदम व्यवस्थित आम्ही स्वच्छ करतोय, काही प्रॉब्लेम नाही। पण पडण्यासाठी खूप उशीर लागतोय, म्हणजे नॉर्मली मुलांचे जे दात पडायला पाहिजे ते वेळेवर पडत नाही आणि मग एज वाढत चालली, मग पाठीमागून दात येतात ते, मग आता ते अर्धा दात पडतो, अर्धा दात पडत नाहीये। अशा वेळेस काय करायला पाहिजे? ऑब्विसली डेंटिस्ट हे घेतलं पाहिजे, सल्ला घेतलाच पाहिजे। पण घरातल्या घरामध्ये आता कसे मुलं अंगावर काढतात किंवा मग दात किरतो, हे सांगत नाही, मग दात पडल्यानंतर आपल्याला कळतो। अशा वेळेस काय करायला पाहिजे सर? मी सगळ्यांना हेच विनंती करतो वाहतुळे सर, की सगळ्या पालकांनी, जसं
मुलाचा किंवा मुलीचा डोळा लाल झाला की आपल्याला दिसतो, ते समोरासमोर दिसतं, कारण की ते आपल्या डोळ्यासमोर आहे. पण दात तोंडाच्या मध्ये आहेत, तर दर महिन्याला एकदा तोंड उघडून पाहणे हे आपलं कर्तव्य आहे. लहान मुलांना किंवा मुलींना एक फिअर असतो की बापरे, डॉक्टरकडे गेले की 2-4 इंजेक्शन टोकतील डॉक्टर. म्हणून त्यांचं रुटीनली तोंड उघडून बघणे हे आपलं कर्तव्य. कीड वगैरे लागते, मुलं सांगणार नाही, आपल्यालाच बघावं लागेल. तिसरी गोष्ट, जर वेळेवर दात पडत नाहीये तर एकतर दात किडलेले आहेत किंवा दात इन्फेक्टेड आहेत, किंवा एक्सरे काढून आपण बघू शकतो की रुटीन आहे का, खरंच दात आतमध्ये अडकला आहे का, की फक्त आपल्याला असं वाटतंय की दात पडत नाहीयेत. तर डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय या केसवर मी जास्त टिप्पणी देऊ शकत नाही. वातुळे सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है युवन पावसकर, अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. हॅलो डॉक्टर, मी युवांची आई बोलते. नमस्कार. ऍक्च्युली प्रॉब्लेम असा आहे की माझा मुलगा 4 वर्षाचा आहे आणि तो खेळत असताना ना आपला जो मार्बल असतो ना त्याच्यावर तो पडला आणि पडल्यामुळे ते दात जे आहेत ना फ्रंटचे, ते टिश्यूज असतात ना त्याला थोडा अफेक्ट झालेला आहे. ते असं आम्ही डेंटिस्ट कडे गेलो होतो, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कडे. तर त्यांनी सांगितलं की नाही, ते जेव्हा नवीन दात येतील तेव्हा ते प्रॉब्लेम. तर ह्याच्यासाठी काय करू शकते मी, ते विचारायचं होतं. नाही, कसं आहे की पडल्यावर दात ओके आहेत का, तोंडामध्येच आहेत का? हो, तोंडामध्येच आहेत, पण थोडं कट झालेलं आहे दाताला. नाही, बाहेर नाही, तुकडा पडलेला आहे थोडासा दाताचा ना सर, थोडा तुकडा पडलेला आहे. ओके ओके ओके. आणि वरती टिश्यूजला अफेक्ट झालेला आहे. नाही तर एक्सरे काढला का? एक्सरे नंतर डॉक्टरांनी काय सांगितलंय का? मी पेडियाट्रिक डॉक्टरांकडे गेली होती, तर ते बोलले की काही प्रॉब्लेम नाहीये. त्यांनी सांगितलं की टिश्यूजला अफेक्ट झालेला आहे, त्याच्यामुळे जेव्हा नवीन दात येतील तेव्हा ते प्रॉपर वे मध्ये येतील. तर माझा हाच क्वेश्चन आहे की काही प्रॉब्लेम नाही ना असंच. नाही, एकदा तुम्हाला जर संशय आहे तर माझी विनंती आहे मिसेस पावसकर की यू कॅन टेक अनदर कन्सल्टेशन ऑल्सो, बिकॉज ऑन दिस प्लॅटफॉर्म without seeing the patient it is little difficult for me to give you the right suggestion. So I suggest you that you just consult another doctor if you have even little bit of doubt. There is no harm in taking another opinion. Okay, fine. आपको है ना कंसर्न, भाभी, तो ले लो ना एक और ओपिनियन, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay, thank you doctor. Thank you so Have a much. nice day. And yes, you too. with this we will have the last question for the day, और डॉक्टर सीमा दहाड़ मैम एक क्वेश्चन पूछना चाह रही है, तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए. हाँ मम्मी बोलो. देखो, आपने देखा होगा कि का स्माइल और जो मैंने बोला वो सही था या नहीं. मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि सवेरे उठने को जो हम ब्रशिंग करते हैं, जितने कोई डॉक्टर बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और सेकंड थिंग हम. मुझे वो क्वेश्चन वापस बोलिए, आपकी आवाज चली गई थी बीच में मम्मा. अभी आ रही आवाज? हाँ वापस बोलिए. हाँ, सवेरे उठते ही जो ब्रशिंग करना जरूरी है क्या? कोई डॉक्टर बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, चाय पीने के बाद या कुछ खाने के बाद ब्रशिंग करना चाहिए. रात को सोते वक्त हम ब्रशिंग करते हैं, तो क्या है? डॉक्टर काय बोले माहिती है, डॉक्टर कम से कम 8 घंटे का गैप रहता है हम जब सोते हैं और फिर उठते हैं. 8 घंटे में कीटाणु बहुत उग्र हो जाते हैं, क्योंकि सब पूरा जो हमारा थूक होता है ना वो स्टैग्नेट हो जाता है एक तरफ. दूसरी बात है, मैक्सिमम हमारी जनता को अभी थोड़ा सा माइल्ड एसिडिटी की शिकायत है, थोड़ा सा रिफ्लक्स होता ही है, तो ऑलरेडी एसिड की वजह से दांत थोड़े से हम लोगों के वीक हो ही गए हैं. 8 घंटे खाना चिपका रहा, खाने के बाद हम डायरेक्टली सो गए सिर्फ कुल्ला करके, तो दांत में ब्रश करके. नहीं, आपने कहा ना, हाँ मैक्सिमम लोग तो कुल्ला करके सोते हैं, फिर नहीं, मैं रात को ब्रश करके ही सोती हूँ. ठीक है, तो सुबह उठ के ब्रश करना ही चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड है ना 8 घंटे का, वो ब्रेक होना चाहिए. वो ब्रेक करने के लिए बेसिकली हम लोग मॉर्निंग उठते ही ब्रशिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. आपने देखा होगा अपनी प्रथा थी कि उठते ही सुबह पहले मंजन करके या हम लोग दातुन चबा के वो जूस को गम्स पे लगा के, दांत पे लगा के, मुंह धो के ही आगे का काम करते थे. इवन बोलते हैं भगवान का नाम लेने से पहले मुंह धोना चाहिए, साफ करना चाहिए.
इसलिए ब्रशिंग करना या मुंह साफ करना, कुली करना, ये कंपलसरी है, हमारी प्रथा में भी है और ये परफेक्ट है। ये हम साइकिल बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं माता जी, और कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ही है। हाँ आप ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग टेक्निक का वीडियो मुझे दे रहे हो, राइट? वो मैं हाँ ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ हाँ। बट कैन यू टेल मी कि एक आइडियल ब्रशिंग टेक्निक भी अगर रहेगी तो कितना मिनट सुबह और शाम अलग सॉरी, अलग? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बात की नहीं। वेरी 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 थैंक्स भाभी। फर्स्ट चीज जो बोलता हूँ, पेस्ट कितना यूज करना चाहिए। पेस्ट आपके मूंगफली के दाने या वटाने के दाने जितना ही यूज करना चाहिए, इतना पेस्ट भी सफिशिएंट है। ब्रश मैक्सिमम 2 या 2.5 मिनट बहुत हो गया। और ब्रश स्पेशली आईने के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईने के सामने खड़े होते ही हमारा सबकॉन्शियस है ना, वो घिसने के ऊपर आ जाता है। बिकॉज इतने साल की हमारी ट्रेनिंग है, माता पिता दादा परदादा सबको हमने घिसते हुए देखा है। तो जैसे ही हम सबकॉन्शियसली आते हैं इसके सामने, आईने के सामने, हम घिसाई शुरू कर देते हैं। ब्रशिंग टेक्निक का सबसे इजी तरीका है कि कहीं बैठ जाएं और आराम से छोटे छोटे स्ट्रोक्स विथ योर टूथब्रश फॉर द अपर जॉ at an angle of 45 degree facing upwards, और लोअर जॉ के लिए 45 डिग्री एंगल फेसिंग डाउनवर्ड्स। ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट स्ट्रोक्स करके ही ब्रशिंग करना चाहिए। 2 से 2.5 मिनट बहुत हो गया मैम, बहुत बहुत हो गया, इनफ। Okay. और अगर आपने घर वालों में से किसी की ब्रश करते हुए जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, खच 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 करके, इसका मतलब समझ लीजिए वो महानुभाव को बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा आराम से, दांत की घिसाई नहीं, ब्रशिंग करनी है। ओके, थैंक यू। और पेस्ट पेपरमिंट मिंट बेस्ड हो या वो स्वीट वाली, उसमें भी कुछ चॉइसेस? जेल यूज नहीं करना चाहिए, एसिडिक होते हैं जेल्स। क्लोजअप मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। उसमें इतना मिंट डालते हैं कि मुंह में जलता है, बहुत लोगों को एलर्जीज भी होती है, अल्सर्स भी होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, लोगों को एलर्जी होती है उसकी। तो प्रेफरेबली जेल वाले टूथपेस्ट नहीं यूज करने चाहिए। रूटीन टूथपेस्ट, अगर मुझे कीड़ा लगने की मात्रा ज्यादा है तो कोलगेट टोटल हेल्थ नाम का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, एनाफिक्स यूज कर सकते हैं, या टूथमिन नाम का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। पर अगर मुझे मसूड़ों का इश्यूज है, तो अगर प्रॉपर गम्स क्लीनिंग वगैरह करके हम आयुर्वेदिक पेस्ट यूज करना चाहें, तो आयुर्वेदिक पेस्ट में हम लोग कोलगेट का एक डायबिटिक पेस्ट आता है, वो यूज कर सकते हैं। हिमालय इज अ ब्यूटीफुल पेस्ट, दंतकांति इज अ ब्यूटीफुल पेस्ट, इवन मेस्वाक इज एन अमेजिंग पेस्ट। तो जिनको गम्स की इश्यूज हैं, ये वो वाले पेस्ट यूज कीजिए। जिनको दांत में कीड़ा लगने के इश्यूज हैं, वो टूथमिन, एबट का आता है टूथमिन नाम का पेस्ट, एनाफिक्स यूज कर सकते हैं, या तो फिर कोलगेट टोटल हेल्थ प्लस यूज कर सकते हैं। पर नॉर्मल लोगों ने क्या यूज करना चाहिए जिन्हें कुछ इश्यूज ही नहीं? रूटीन एनी पेस्ट इज जस्ट फाइन, एनी पेस्ट। ओके, तो दंतकांति जैसे भी चलते हैं और कोलगेट जैसे भी चलते हैं, थोड़ा एब्रेसिव है, जेल बेस नहीं हो। एब्रेसिव है दंतकांति, क्योंकि वो गम, उसमें इतनी सारी अच्छी चीजें हैं आयुर्वेदिक ना, फॉर द टीथ एंड द गम्स, तो माइल्डली एब्रेसिव है। बट गम्स के हेल्थ के लिए तो नथिंग लाइक दंतकांति एंड मेस्वाक। मेस्वाक इज एन अमेजिंग पेस्ट। यस, आई पर्सनली यूज मेस्वाक क्योंकि मुझे गम्स इश्यूज हैं। ओके ओके, दैट्स इट। सो इसके साथ ही हमारे सवाल जवाब का भी सिलसिला खत्म हो रहा है। विच ब्रश यू विल रिकमेंड, इलेक्ट्रिकल और नॉर्मल? तो बता दिया था, नॉर्मल ही था। इलेक्ट्रिकल उनके लिए है जो बेड रिडन है, जो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते और कोई दूसरा केयर टेकर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल या मोटराइज ब्रश यूज करना चाहिए। तो इन्हीं के लेक्चर में से इनका एक्सट्रैक्ट में दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कार्तिक सर, बहुत ही बढ़िया रहा, एज वाज एक्सपेक्टेड और मोर बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एज अ डेंटिस्ट आपको इस फोरम पे पहली बार सुन रही हूँ। आप तो वैसे मेरे पर्सनल डेंटिस्ट हो ही, एंड दांतों, जैसे मेरी मदर ने कहा, डॉक्टर सीमा दहाड़ ने, दांत का एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं रहती। इतना मीठी और अच्छी बात करते हैं वो कि आपको एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं जब डॉक्टर कार्तिक काम करते हैं। तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसको देख लिया है, सुन लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी तक 11:30 हो गए, फिर भी 38 पीपल आर देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप सबको फिर से मिलेंगे 17 अक्टूबर को बोन्स एंड जॉइंट्स के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड आशा करती हूँ ये हम सब लोग डॉक्टर कार्तिक को जब भी मिलेंगे तो एक बढ़िया सी स्माइल देंगे, एंड ही विल, दैट इज व्हाट विल बी हिज रियल
gift or yes. reward for today's session. So Yes. thank you so much, Dr. Karthik, and thank you to the audience. Wish you Thank a you, Shilpa happy bhabhi. Ganesh festival and happy Mahalakshmi. Thank मम्मी you. जी थैंक यू सो मच. विनोद भाई बहुत बहुत थैंक यू. शिल्पा भाभी तहे दिल से थैंक यू सो मच. Yes. See you. Okay, I'll end the बाय बाय. meeting. यस थैंक यू.